हेलो, खुशामदीद। स्वागत है आपका रियल ऑटो रिव्यूज़ में। मेरा नाम है शराज और ये है जुपिटर 125। और देखिए, इसके अभी तक बहुत सारे रिव्यूज़ आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो मैं आपको रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। कोशिश करूंगा कि सिर्फ वो चीज़ें बताऊं जो अभी तक किसी ने बताई नहीं है या ढंग से नहीं बताई हैं, क्लैरिफाई नहीं करी हैं, इनकम्प्लीट बताई हैं। और ऑफ कोर्स जो रिव्यू की जो मेन चीज़ें होती हैं वो भी बताऊंगा, जैसे फ्यूल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस वगैरह। पर पहले कुछ वो चीज़ें जिसमें आपके शायद अभी तक डाउट्स क्लियर ना हुए हों। तो सबसे पहली चीज़, इसका जो यूएसपी है, अंडर सीट स्टोरेज, भाई सबने दिखाई होगी आपको। और काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि इसमें दो हेलमेट आ सकते हैं और दो फुल फेस हेलमेट आ सकते हैं। पर किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि भैया, ढंग का जो हेलमेट है ना, कोई भी। और मैं ढंग से मुराद ये नहीं है कि मैं अराई, शोई या इवन एमटी और LS2 की बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, इसका जो कस्टमर है 95% क्या कह लिए, 99% कह लिए, वो वाले हेलमेट शायद ना ले। पर ज़्यादातर लोग यार स्टील बर्ड के तो लेंगे। स्टील बर्ड का फुल फेस हेलमेट इसके अंदर कोई सा भी नहीं आता है, ठीक है। सब एक लोकल हेलमेट है, छोटा सा, फुल फेस ही है। वो आया यहाँ पर वो यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर आया। पर हैविंग सेड दैट, भैया अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ, चाहे छोटी शेल साइज ही चुनो, छोटी शेल का ही सही, फुल फेस एक हेलमेट इधर आ रहा है, ओपन फेस एक इधर आ रहा है, आपके पास प्रोविज़न तो है कम से कम कि आप उसके अंदर दो हेलमेट रख लें। पर यह आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप स्टील बर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए यार कितना बड़ा हेलमेट आएगा। पर अल्टीमेटली दो हेलमेट आ जाएंगे, तो यानी कि आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो थोड़ी सी इसकी क्वालिटी ना, हिंज की जो ये ब्रैकेट है इसकी थोड़ी चंकी बना देते तो ये मूवमेंट कम हो जाती। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपने ऐसे सीट रखी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉक हो जाए। इनफैक्ट आपको जब आप सीट ऐसे रखेंगे, देख रहे हैं आप, तो आपको हल्का सा ये करना पड़ेगा, अब लॉक हो गई। अब जो दूसरा यूएसपी है इसका, वो भाई आपको सीट नहीं खोलनी है। और बेसिकली ये अंडर सीट स्टोरेज, मैं फ्यूल टैंक की बात कर रहा हूँ। अंडर सीट स्टोरेज इसलिए निकल कर आया है क्योंकि इन्होंने टैंक वहाँ से हटा के नीचे दे दिया है, और वो आपको पेट्रोल यहाँ से डलेगा। अरे यार, मैंने सीट खोल दी दोबारा, तो वो दबा के ये खुलेगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, होनी भी चाहिए ऑफ कोर्स। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि हर बार आपको पेट्रोल पंप वाले को, फ्यूल अटेंडेंट को बोलना होगा कि भाई स्लो स्पीड में डालो। नहीं, अगर वो स्लो स्पीड में नहीं डालेगा, हाई प्रेशर से डालेगा, तो एकदम छलक आएगा और फिर ज़ाहिर सी बात है वो वेस्टेज होगी पेट्रोल की, और पेट्रोल सस्ता तो है नहीं। तो आपको हर बार बोलना होगा कि भाई स्लो स्पीड में डालो इसको, ठीक है। सीट एक बार बंद कर देते हैं दोबारा। अच्छा, सीट के अंदर लाइट भी है और ये मैग्नेट है। आप कोई भी आपके पास लोहे की चीज़ आप चेक कर सकते हैं, वो इस पे लगता है और फिर लाइट बंद हो जाती है। ये भी बंद हो गई। और दो चीज़ आपको फटाफट और बता देता हूँ, फिर आपको चला के सारी चीज़ें बताऊँगा कि भाई TVS जुपिटर ज़्यादातर लोगों की जो वजहें होती हैं लेने के लिए, उसमें से एक वजह होती है कि भैया दोनों जो इसके व्हील्स हैं वो 12 इंच के हैं, बाकियों की तरह पीछे पप्पू सा 10 इंच का नहीं दे दिया है। तो खूबसूरत भी लगता है और उसके एडवांटेजेस भी होते हैं डायनामिकली। और एक और चीज़, इसमें इसका जो फ्रंट डिस्क है वो बड़ा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 220 mm का है, बाकी सब में आई थिंक 190 mm इज़ द नॉर्म। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सीट हाइट का वीडियो अलग से बना के डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और स्टैंड पे लगाना इसको बहुत आसान है, हल्का स्कूटर है, 108 किलो का है। और मतलब मेरे हिसाब से 411 अगर आपकी हाइट है, 411 मतलब उससे ऊपर ऊपर सब चला लेंगे इसको। फटाफट आपको इसका एक ही और दिखा देता हूँ। देखिए, ये अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है यहाँ पर, और ये इन्होंने आपका स्लॉट दे रखा है, आराम से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं फ़ोन यहाँ रख के। तो ये है। और ऑफ कोर्स पार्किंग ब्रेक भी है, जो कि यामाहा फसीनो में नहीं आता है, उसके रिव्यू में मैंने बोला उनको देना चाहिए। और
इंस्ट्रूमेंटेशन इतनी दूर में आपको दिख जाएगा, फटाफट दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना इसकी, जो मुझे लगती है जो हर स्कूटर के अंदर देना चाहिए, वो है आपका हर गाड़ी के अंदर, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, कार्स में तो ज़्यादातर सब में आता है, पर हर टू व्हीलर में भी होना चाहिए, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिया है इन्होंने, और ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। और ऑफ कोर्स ओडो, ये आपका फ्यूल गेज हो गया, और आपका क्लॉक आ गई, ठीक है। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ भी आता है ऑफ कोर्स, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, और आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये आ गया आपका स्पीडोमीटर। तो ये भी दिखा देता हूँ भाई, 2 हुक्स हैं, आप दोनों में अपना सामान जो है बांध के अटका के कैरी कर सकते हैं। तो चलिए साहब, अब आपको फटाफट इसको चला के बता देता हूँ। और देखिए, मैं इसको ना बहुत इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको फटाफट बता देता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस, यानी कि ये, और इसकी हैंडलिंग जो आपको मैं अभी गोल चक्कर पे दिखा दूंगा, और इसकी ब्रेकिंग जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपको इतनी सी शिकायत कहीं नहीं मिलेगी। राइड क्वालिटी, किसी भी चीज़ में आपको इतनी सी शिकायत नहीं मिलेगी, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो इस सेगमेंट में बाकी के जो स्कूटर्स हैं, उनके मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो देखिए, थोड़ा अब आपको दिखा देता हूँ हैंडलिंग, कि भाई आप बिल्कुल इस तरीके से आप आराम से, मतलब इस तरीके से आप चला सकते हैं, और काफ़ी आपको डराएगा नहीं, ये कह सकते हैं आप, कि आप घबराएंगे नहीं। और हैंडलिंग अच्छी है, जो कि अभी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। मैनूवरेबिलिटी, यानी कि आप ट्रैफिक में इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ मैंने उसका अलग से वीडियो डाला है कि टर्निंग सर्कल इसका मैंने जो कंपेयर करा, इनफैक्ट यामाहा एरोक्स का जो इससे लंबा स्कूटर है, व्हील बेस भी ज़्यादा है, उसका जो टर्निंग सर्कल है वो इससे कम है। आपको ये तभी अंदाज़ा हो पाएगा अगर आप बैक टू बैक चलाएंगे, इसका प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मैं आपको अगर यहीं दिखाऊं, इतनी सी जगह में मुड़ गया, और पैर टेकने वाला था मैं, पर बिना पैर टेके हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं है। पर वही, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये स्कूटर्स में ये माइनर डिफरेंसेस हैं। और टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं। इसी स्ट्रेच पे मैं सारे स्कूटर्स का एक्सेलरेशन रन करता हूँ, और इतनी देर में टॉप स्पीड भी पता लग जाती है। यामाहा फसीनो 125 हाइब्रिड, उसकी जो टॉप स्पीड थी जीपीएस पे 88 थी, और स्पीडोमीटर पे दिखा रहा था शायद 93, 94 या 95। इसकी स्पीडोमीटर पे दिखाया वही शायद 94, 95, और जीपीएस पे आई इसकी स्पीड निकल के 85 किलोमीटर। मैंने एक्सेस टेस्ट नहीं करा है, मैंने एवनेस टेस्ट करा है। एवनेस जीपीएस पे 100 क्रॉस कर जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी इसका मैं अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, 55, फसीनो 125 का 59, एवनेस का 51 या 52, आप अभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो देखिए, परफॉर्मेंस में और फ्यूल एफिशिएंसी में इस सेगमेंट के स्कूटर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट 0 to 80 इसका और यामाहा फसीनो का डॉट एक बराबर है, बिल्कुल एक जैसा इसका एक्सेलरेशन है, 15.2 या 15.3 है दोनों का। तो यानी कि
घूम फिर के सारी बात आती है कि जब परफॉर्मेंस वगैरह और फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह, ये घूम फिर के सारे स्कूटर्स की लगभग एक जैसी है। कीमत में अच्छा खासा फ़र्क है। ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा महंगा स्कूटर है। मैं किन 4 स्कूटर्स की बात कर रहा हूँ, इसकी फसीनो 125, एक्सेस 125 और एक्टिवा 125। यार ये एक्सेस से 9-8 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगा है और एक्टिवा और फसीनो से 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क है। सो वर्डिक्ट क्या है? देखिए, वर्डिक्ट बहुत सिंपल है। अगर आपके लिए अंडर सीट स्टोरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, फिर तो इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस बचती ही नहीं है और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। पर अगर आप कहते हैं कि यार मुझे ना सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे सबसे कम पैसे खर्च करके 125 सीसी स्कूटर ख़रीदना है, तो फसीनो का जो बेस वेरिएंट है वो शायद 76-77,000 एक शोरूम है यार। इसका आई थिंक 82-83 है वो एक शोरूम। और आप कहते हैं नहीं मेरे को टॉप वेरिएंट ही चाहिए, पर टॉप वेरिएंट मेरे को सबसे सस्ता चाहिए, वो मिलेगा आपको एक्सेस 125। तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन स्कूटर बहुत अच्छा है, पैसे इसके कम होने चाहिए थे। सो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।